फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हमारा कंटेंट क्या है। पहला है क्रोमोसोम्स, 1 मिनट, या क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल जो हमारे थे, ग्रेगर मेंडल साइंटिस्ट जो थे, वो इतने सक्सेसफुल थे क्यों, उन्होंने ऐसा काम क्या किया जो वो इतने सक्सेसफुल हो गए। सो पहला हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए। सारे साइंटिस्ट करते, सक्सेसफुल हर इंसान नहीं होता। सक्सेसफुल कैसे हुए, उनका क्या रीजन था, वो हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, जैसे हम जो जो जेनेटिक्स पढ़ते वक्त यूज करते हैं, वो क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है और वो क्यों यूज होती हैं। तीसरा हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल साहब जो थे, उन्होंने खाली तो ये नहीं हुआ कि हाँ उन्होंने काम कर दिया और उनका काम फेमस हो गया, उन्होंने कुछ लॉज दिए सारे। एज यू नो, अब तक पढ़ते आए होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लॉज दिए हैं, तो इन्होंने भी कुछ लॉज दिए हैं। हम वो लॉ पढ़ेंगे, जैसे कि 3 लॉज है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आता है आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स, तीसरा है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये पढ़ने के बाद, इनके सारे लॉज और इनके सारे तथ्य देखने के बाद, हम देखेंगे कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है। पहले हम देखेंगे बैक क्रॉस के बारे में, फिर देखेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। ओके, अब आते हैं, पहले ये बताइए, क्या आप ये रिकॉल कर सकते हैं, इज देयर अ सिमिलरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। आपके मम्मी पापा और आप में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी, चाहे नाक कह लीजिए, आँख कह लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, ये चीज हमें पेरेंट से मिली है, तो वो क्यों मिली है, वो क्या है, वो किस वजह से है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, वो हम देखेंगे कि वो कैसे जेनेटिक्स में आगे बढ़ता है और कैसे हमारी बॉडी उसको एक्युमुलेट करती है और कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, उसके बाद क्रोमोसोम्स का रोल क्या है। ओके, हाउ आर हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस। अब ये हाइब्रिड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड क्या है और हाइब्रिड सीड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। विच आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब क्रोमोसोम्स तो हैं, क्रोमोसोम्स हमारे जीन्स के अंदर होते हैं और वही हमारे मेन ट्रेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो जो अगर उनमें कोई डिफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे, हम वो देखेंगे। अब आते हैं क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस पे। पहले तो द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से ये मतलब नहीं है कि हाँ ब्रेन ने सिग्नल दिया ओके आंखें सेम रखनी है और आंखें सेम हो गई, नहीं। आपके क्रोमोसोम्स पे एलील्स होती हैं, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। ओके, इन क्रोमोसोम्स और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हर तरह से सिमिलर हो, हर तरह से मतलब साइज में, जेनेटिक वाइज और उनकी अलील सब एक ही तरह की। वो उसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होती हैं, जो ये देखिए ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होती है जो इक्वल लेंथ की होती हैं। और उसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेट है आई का, आई कलर का, तो दूसरे पे भी आई कलर का ही ट्रेट होगा। हेयर का ट्रेट उस टाइम पे उस जगह पे नहीं प्रेजेंट होगा। आई का कलर का ट्रेट है तो आई कलर का ट्रेट ही प्रेजेंट होगा। सो ये है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने पढ़ लिए। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाते हैं।
जब इनके मियोसिस और माइटोसिस होता है, आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, मियोसिस और माइटोसिस में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। ये अलग होते हैं, एक जाता है गमीट फॉर्मेशन में और दूसरा आप कह सकते हैं कि सेग्रीगेट होके दोनों गमीट्स फॉर्म करते हैं, बट एक आपका फर्टिलाइजेशन कर सकता है, वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम कैन गेट इनटू द फर्टिलाइजेशन थिंग। ओके, सो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब दूसरा एक क्रोमोसोम, उसका एक सिस्टर क्रोमैटिड आया, उसके पास यहाँ पे सेम अलील था मगर दूसरी चीज का, किसी दूसरी चीज का, मतलब अगर आई कलर का है, इसने यहाँ पे ब्राउन आई कलर कोट किया है और यहाँ पे ब्लैक कोट हुआ है, तो अब भैया आपके पास ब्लैक और ब्राउन दोनों आई कलर तो नहीं हो सकता, आपके पास तो कोई एक होगा, तो उसमें से कौन सा आई कलर आएगा वो आपका डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और जो नहीं आएगा मतलब वो आपके आईज में शो नहीं हुआ बट आपकी बॉडी में उसकी अलील अभी भी प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ, आपका रेसेसिव ट्रेट। तो अब एक ट्रांसमिशन, एक तरह से ट्रांसफर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, ये अलील्स का, ये क्रोमोसोम का, एक जनरेशन आपके मम्मी पापा से आप तक, दूसरी जनरेशन को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ओके, ये होता है आपका हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, या हेरिडिटी कह लीजिए या इनहेरिटेंस। अब आते हैं द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये मैकेनिज्म क्या है, was successfully investigated before chromosome had been observed और genes were known। अब क्या है कि ये तो हमें बहुत आसानी से दिख रहा है कि हाँ पेरेंट से बच्चे में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी आई है, बट आप अपने पेरेंट से एकदम सेम तो नहीं है, आप ऐसा तो नहीं है कि आपके पापा मम्मी, अगर आप बॉय हैं तो आपके पापा से आप एकदम आइडेंटिकल है, या अपनी मदर से एकदम आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ऐसा तो नहीं है, डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्यों है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो वेरिएशंस की वजह से होता है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म जो है इनहेरिटेंस का बहुत पहले ही इन्वेस्टिगेट हो चुका था, ये सब समझने से पहले कि ये सब जीन्स है और अलील्स हैं और क्रोमोसोम्स हैं, इन सब से बहुत पहले ये चीज इन्वेस्टिगेट हो चुकी थी, ये चीज दिख चुकी थी कि आपके पास वो आपके क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। ओके, सो अब आते हैं ग्रेगर मेंडल, फिर आ जाते हैं हम मेंडल साहब पे। ये जो है ये एक पीजेंट फार्मर के बेटे थे, एक किसान के बेटे थे, जो कि मोराविया में 1822 में बॉर्न हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया किस चीज का, फॉर मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग टेक्निक्स हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करके हमें पहला इनहेरिटेंस का क्या दिया, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, सो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया किस मेथड को यूज करके, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को यूज करके। सो ग्रेगर मेंडल वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में काम शुरू किया, और सबसे पहला एक्यूरेट काम शुरू तो और भी लोगों ने किया, बट पहला एक्यूरेट जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ग्रेगर मेंडल ने दिया। ओके, so inheritance of 7 traits in garden pea plant was studied individually one at a time or in combination of 2 to 3 character at a time। अब इन्होंने क्या किया, मैंने बताया था क्रॉस करवाया। अब दो तरह के क्रॉस होते हैं, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, और आप उससे भी ज्यादा ट्राई हाइब्रिड और टेट्राहाइब्रिड क्रॉस भी करवा सकते हैं। बट इन्होंने जो काम किया वो इन्होंने एक ट्रेट लिया या इन्होंने 2 ट्रेट साथ में लिए। इन्होंने क्या किया, उन ट्रेट्स को देखा, उन पे स्टडी की कि
कैसे ये प्रोजेनी और जनरेशन टू जनरेशन इनमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे ये एक्वायर हो रहे हैं, कैसे ये इनहेरिट हो रहे हैं पी प्लांट के, या तो आप कह लीजिए उसके सीड्स में या उसके पत्तों में, या फिर कह लीजिए उसके जो भी उसके फ्रूट्स लगते हैं उसमें। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इन्होंने स्टडी किया एक एक करके, किसके थ्रू, पी प्लांट में। अब देखिए ये कौन कौन से ट्रेट्स हैं, जो 7 ट्रेट्स प्रेजेंट है पी प्लांट में। पहला है जो डोमिनेंट ट्रेट है, तो डोमिनेंट ट्रेट मैंने आपको बताया था, वो ट्रेट होते हैं जो दिखते हैं, जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट वो सामने भी दिखते हैं। अब जैसे जैसे मेरे बाल ब्लैक है, ओके, सो ये दिख रहे हैं ब्लैक है, ओके, तो ये डोमिनेंट है। हो सकता है इनकी जीन्स में ब्राउन कलर हो सकता है इनकी जीन्स में गोल्डन कलर भी साथ में हो। वो क्या है, वो रिसेसिव है। जो चीज नहीं दिखती बट जेनेटिकली प्रेजेंट होती है, मीन्स सप्रेस होती है। अब जैसे एक क्लास रहती है, उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो दिख के आते हैं टीचर को, बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स करते हैं, तो वो कैसे बच्चे हैं, वो डोमिनेंट बच्चे हैं, ओके। और जो आंसर्स नहीं करते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब आ रहा होता है बट वो आंसर्स नहीं करते, वो कैसे हैं, वो रिसेसिव बच्चे हैं। वैसे ही यहाँ पे ट्रेट्स की बात करें, यहाँ पे कह सकते हैं उनकी जो खासियत है उसकी बात करें, तो यहाँ पे पहले आ जाता है सीड शेप। अब जो पी प्लांट में उसके सीड का शेप है वो या तो राउंड होगा या रिंकल होगा। अब जो राउंड होता है वो मोस्टली दिखता है, तो वो क्या ट्रेट हुआ, वो डोमिनेंट ट्रेट हुआ, ओके। और जो रिंकल्ड होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है, वो जल्दी दिखता नहीं है बट प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे जब 2 रिसेसिव अलील्स साथ में मिलती हैं तो आपको रिंकल्ड सीड दिखाई देता है। अब आते हैं सीड कलर पे। सीड कलर येलो जो है वो डोमिनेंट सीड कलर है, और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। जब सेम टाइप के अलील्स आएंगी तो आपको ग्रीन कलर शो होगा। अब आते हैं पॉट शेप पे। जो आप देखते हैं मटर की फली, उस फली का शेप एक ये तो वाइट ही रहेगा, अच्छा, प्लेजर। अब आते हैं पॉट शेप पे। पॉट शेप देखें तो जो आपकी मटर की फली है उस फली का शेप कैसा है, या तो वो फूला हुआ रहेगा, इन्फ्लेटेड रहेगा, या फिर कंस्ट्रिक्टेड रहेगा। या फिर आपने देखी होंगी जब सीजन खत्म हो जाता है तो कुछ मटरें आती हैं जो एकदम कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, वैसे ही ये रिंकल्ड और कंस्ट्रिक्टेड सी मटर की फली आपको दिखेगी, ओके। जो पॉट शेप है वो आपको कंस्ट्रिक्टेड शो होगा। कमिंग अप टू पॉट कलर। अब पॉट कलर जो है जो डोमिनेंट है वो है ग्रीन। मोस्टली आपको ग्रीन कलर की मटर की फली दिखती है। हम लोग कैसे जानते हैं मटर को, ग्रीन इन कलर, पीस आर ग्रीन इन कलर। व्हाई ग्रीन, बिकॉज ऑफ देयर पॉट शेप और पॉट कलर, ओके। कमिंग अप टू रिसेसिव ट्रेट में आपका आ जाता है येलो। सेम आपका फ्लावर में होता है, पर्पल कलर डोमिनेंट होता है, व्हाइट होता है आपका रिसेसिव। वैसे ही आपका फ्लावर लोकेशन की अगर हम बात करें, फ्लावर लोकेशन एक्सियल होता है। आपने पढ़ा होगा, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर लोकेशंस होती हैं, एक होती है एक्सियल, एक होती है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब अब इसके आगे प्लांट नहीं बढ़ेगा, ओके। सो ये जो टर्मिनल प्लांट की फ्लावरिंग टेक्निक है वो आपकी रेसेसिव ट्रेट में होती है, वेयरएज जो ये एक्सियल होती है जिसके आगे प्लांट की ग्रोथ होती है, ये आपकी डोमिनेंट होती है। कमिंग अप टू प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट में जो टॉल पी प्लांट्स हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं, और जो शॉर्ट है वो रेसेसिव होते हैं, जिनको हम डॉर्फ भी बोलते हैं।
So yes, coming up to Mendel postulated the principles of heredity. Mendel postulated the principle of heredity, which then become the fundamental laws of heredity as proposed by Correns. अब क्या हुआ, मेंडल ने बनाए तो लॉज, मेंडल ने क्या किया, पोस्टुलेट किया लॉज को, मगर उसको प्रपोज किसने किया, कॉरेंस ने उसको प्रपोज किया फंडामेंटल एज फंडामेंटल लॉज, मतलब यही बेसिस है। ये किसने बताया, ये कॉरेंस ने बताया, ये मेंडल साहब ने नहीं बोला कि हाँ मेरे लॉज जो है वो प्रिंसिपल बेसिस है और उनसे आगे लॉज नहीं है या वही बेसिक बनेंगे उसी के बाद लॉज आएंगे, ये उन्होंने नहीं बोला, ये बोला कॉरेंस ने। और कौन से ईयर में, 1900 में। 1900 में कॉरेंस ने मेंडल के लॉज को फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी कहा और प्रपोज किया। He visualized that the trait as such are not inherited physically but something present inside the gametic cell. उन्होंने बताया कि जो उन्होंने विजुअलाइज किया कि जो ट्रेट हैं वो ऐसे ही आपका ट्रांसफर नहीं हो रहे, जैसे मैंने बताया कि आसमान से नहीं टपक रहे ट्रेट, वो ट्रेट कुछ ऐसा है, सेल के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं। 1 minute. To this something he coined the term factors that are responsible for expression of particular trait and character. यही फैक्टर्स बाद में जाके ये एलील्स बनते हैं, ओके इन्हीं को हम कहते हैं एलील्स। अभी इन्होंने क्या करा, अब इनको तो ये पता चला कि कुछ तो ऐसा है सेल के अंदर जो ट्रांसफर कर रहा है, अब इनके पास कोई वर्ड ऐसा इनको मिला नहीं, इन्होंने क्या किया, उस वर्ड को फैक्टर कह दिया और बोला कि ये जो फैक्टर है यही रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्रेशन के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ओके जैसे अब हमने बहुत सारे कैरेक्टर ट्री प्लांट के करे, पॉड शेप है, प्लांट के फ्लावरिंग टेक्निक है कि एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, वो चीज जो हमने देखी प्रीवियसली कि कैसे वो कौन कौन से ट्रेट्स हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स है, वही जो है वो फैक्टर्स यहाँ पे इन्होंने टर्म कॉइन करा फैक्टर्स, कि यही एक एक अलील्स को इन्होंने फैक्टर्स बोला कि ये हैं फैक्टर्स जो हमारे ट्रांसफर होते हैं सेल में, एक ऐसी चीज है जिसको हम फैक्टर्स कहेंगे, इन्होंने कॉइन कर दिया। अब जो ये फैक्टर्स हैं, अब क्या हुआ, ही प्रपोज दैट फैक्टर्स आर पर्टिकुलेट इन नेचर। अब ये पर्टिकुलर है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो फैक्टर है वो अगर मान लीजिए पॉट शेप का है तो वो पॉट कलर के लिए कोट नहीं करेगा, वो पॉट शेप का है तो पॉट शेप का ही काम करेगा, वो पॉट शेप का ही देखेगा कि इन्फ्लेटेड रहेगी या कंस्ट्रिक्टेड रहेगी, वो सीड कलर या पॉट कलर नहीं देखेगा कि सीड कलर ग्रीन और येलो है या येलो और ग्रीन पॉट शेप है, पॉट कलर है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, शेप का है तो वो शेप से ही मैटर करेगा, वो बहुत पर्टिकुलर रहेगा अपनी चीजों में, वो बहुत पर्टिकुलर रहेगा अपने काम में, पर्टिकुलेट रहेगा नेचर में। अब क्या है, द मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ टर्म्स एज जीन्स। जैसे मैंने बताया कि अलील्स और जीन्स जो हैं वो अब जो फैक्टर्स हैं उनको अब हम कहते हैं जीन्स, आजकल के दिनों में उनको हम कहते हैं जीन्स, ठीक है, कि कहते नहीं है आपकी जीन्स ट्रांसफर हुई एक दूसरे से, पेरेंट से बच्चों में जीन्स ट्रांसफर होके आई, वो जीन्स क्या हैं, वो फैक्टर्स ही हैं, वही फैक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट में प्रेजेंट थे, वो आप में आए, अब वो या तो डोमिनेंट रहेंगे या वो रेसेसिव हो जाएंगे। अगर वो डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि उसमें डोमिनेंट एलील है, उस वो दिखेगा कि हाँ वो दिख रहा है इसलिए डोमिनेंट है, अगर वो नहीं दिख रहा होता तो वो रेसेसिव होता, और वो नहीं दिख रहा होता और वो आपकी अगली प्रोजेनी में या कहीं किसी भी जनरेशन में वो चीज दिख जाती, तो या तो वो म्यूटेशन से आई है, या तो मतलब बाहर से आ गई, या फिर वो रेसेसिव थी, वो थी प्रेजेंट मगर वो दिखी नहीं अब तक।
जब दिखी तब वो डोमिनेंसी पे आई। अब आते हैं these factors occur in pairs in parents and segregate from each other during gamete formation without blending mixing। अब मैंने जैसे बताया कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो अगर पेरेंट्स में है तो वो ऐसे जुड़े रहेंगे, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर से ये जुड़े रहेंगे, या फिर अगर वो गमीट्स बन गए हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। आपके मियोसिट बहुत कंट्रास्टिंग है, एकदम डिफरेंट कलर है, सो इसलिए वो इजीली रिकॉग्नाइज्ड है। अब आते हैं द सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ईच। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी अलील से मिलके बना रहा है वो फैक्टर्स, वो एक सिंगल फैक्टर से मिलके फॉर्म कर रहे हैं ये जो भी ट्रेट्स हैं उनको। ओके, जैसे अगर टॉलनेस है पी प्लांट की तो वो एक ही फैक्टर फॉर्म कर रहा है, ये नहीं कि एक फैक्टर है मान लो टी, एक फैक्टर है आर, एक फैक्टर है वाई, ये तीनों मिलके टॉलनेस का बता रहे हैं, नहीं। अगर टी टॉलनेस बता रहा है, आर राउंडनेस बताएगा, वाई येलो कलर बताएगा, सो हर ट्रेट हर फैक्टर को अलग अलग बताएगा। मतलब हर एक इंडिविजुअल ट्रेट एक चीज के लिए, एक फैक्टर एक जीन्स हर ट्रेट के लिए प्रेजेंट थी, कोई दो जीन्स मिलके एक ट्रेट नहीं बना रही थी, तो इसलिए पी प्लांट का बहुत इजी हो गया इनके लिए चूज कर पाना। अब आते हैं द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स एंड दीज फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब जो फैक्टर हैं वो सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते थे, ऐसा नहीं है एक ही क्रोमोसोम पे लाइन से सारे फैक्टर्स, मान लो ये क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है आपका, और इसी क्रोमोसोम पे लाइन से सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है कि ये राउंडनेस बताएगा, ये ट्रेट बताएगा, ये रिंकल सीड बताएगा, ये टॉलनेस ऑफ प्लांट बताएगा, ये पॉट शेप बताएगा, ये पॉट कलर बताएगा, ऐसा नहीं है। बट क्या है, हर क्रोमोसोम पे, जैसे ये क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ट्रेट प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये टॉलनेस का ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा क्रोमोसोम होगा उस पे प्रेजेंट होगा आपका, जैसे कि पॉट शेप का, मान लो पॉट शेप का। ओके, सो ये नहीं है कि आपका अलग अलग जो जितने भी ट्रेट्स हैं वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितने भी है सब अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट आपको मिलेंगे। ओके, आ जाते हैं ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को इजी करने के लिए कि जैसे लोगों ने ये वो हुआ, ये सामने आया कि ऐसा क्या करें हम कि सबको ये हो जाए कि नहीं ये जो चीज कही गई है यही सही है और कुछ नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, दो टर्म कॉइन करे। कौन से दो टर्म्स है वो, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, डोमिनेंस अभी मैंने बताया आप लोगों को, जो चीज दिखे वो डोमिनेंट होती है, ठीक है, और जो चीज हो बट दिखे नहीं वो रिसेसिव होती है, ठीक है बच्चों। जो चीज है मगर दिख नहीं रही है वो आपकी रिसेसिव ट्रेट में आ जाती है, और वो रिसेसिव ट्रेट आपकी दूसरी जनरेशन्स में दिख सकते हैं अगर उसके सामने कोई और रिसेसिव ट्रेट मौजूद हो तो। Before learning about Mendel's experiment, let us acquainted with genetics terms and symbol. Okay? सबसे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जाने से पहले कि उन्होंने एग्जैक्टली करा क्या, उन्होंने कौन से मॉडल्स यूज करे, कैसे यूज करे,
उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे टर्म्स के बारे में, उन टर्म्स का और सिंबल्स का क्या मतलब है पहले वो जान लेते हैं। हाँ, अब हम जानते हैं पहले क्या है। पहला है आपका कैरेक्टर। पहला जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर दैट यू डील विद डेली डेज, नो। आजकल जो गाने बन रहे हैं उस पे ये कैरेक्टर नहीं जाता। ये कैरेक्टर मतलब एक स्पेसिफिक फीचर जो हर ऑर्गेनिज्म के पास होता है, ठीक है, ये वो वाला कैरेक्टर है। ये वो कैरेक्टर नहीं है जो हर इंसान के पास होता है अपना, वो नहीं है ये कैरेक्टर का मतलब है जो फीचर जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। जो फीचर जैसे टॉलनेस है तो वो एक कैरेक्टर है, जैसे लॉन्ग हेयर है तो वो एक कैरेक्टर है, गुड वॉइस है वो एक कैरेक्टर है, टॉलनेस, शॉर्टनेस, डॉफनेस सब एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ स्टेम, प्लांट की स्टेम की जो हाइट है, जो भी ये हाइट है, इसको हम 1 मिनट, हाँ, जो प्लांट की स्टेम की हाइट है ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो हाइट है ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब यही अगर लीफ का कलर है वो भी कैरेक्टर है, स्टेम का शेप है वो भी कैरेक्टर है, जिस क्राइटेरिया में ये उगती है वो भी कैरेक्टर है। अब आते हैं ट्रेट पे। तो ट्रेट क्या है? ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। ओके, अब जैसे ट्रेट क्या हुआ? ट्रेट मतलब जो चीज आपके पास, मान लो जैसे ये है कि आपके पास एक टॉल प्लांट है तो आपके पास एक शॉर्ट प्लांट भी है, तो आपके पास ये हो गया कि ये ट्रेट है, मतलब टॉल भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है पी प्लांट का। ओके, अगर शॉर्ट नहीं होता, मान लो इमेजिन करो एग्जिस्ट ही नहीं करता शॉर्ट, तो क्या होता? तो ये जो है ये सिर्फ कैरेक्टर होता, मतलब ये ट्रेट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्वार्फ प्लांट है वो प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब दूसरा कोई इसका कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, ट्रेट है ही नहीं, तो ये ट्रेट हुआ ही नहीं, ये कैरेक्टर हुआ। ट्रेट क्या है? एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है जिसका डिटेक्टेबल वेरिएंट प्रेजेंट है। अब जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, वहां पे अगर एक कपड़ा पसंद आता है, उसका कलर पसंद नहीं आता, उसके डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे अगर प्लांट टॉल है, टॉलनेस प्रेजेंट है, और साथ में तुम्हें कुछ छोटे प्लांट्स भी दिख रहे हैं जो बड़े हो ही नहीं रहे, जो टॉल हो ही नहीं रहे, जो ड्वार्फ प्लांट है, ओके, तो तुम्हें एक ट्रेट दिख गया। ओके, टॉल तो होते हैं मगर शॉर्ट भी होते हैं, जैसे इंसानों में लंबे तो होते हैं मगर छोटे भी होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, मतलब हाइट जो है वो एक वेरिएंट हो गई, एक ट्रेट हो गई, ओके। अब आते हैं टर्म पे। जो दूसरी टर्म है वो है फैक्टर। जो तीसरी आपकी टर्म है, आपने पढ़ा कैरेक्टर, आपने पढ़ा ट्रेट, अब पढ़ते हैं फैक्टर के बारे में। इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब ये क्या है? ये कोई ट्रेट और कैरेक्टर की तरह नहीं है, ये एक यूनिट है हेरिडिटी की। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है? ये ऐसा पार्टिकल है जिसके प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है और एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। या तो इनहेरिटेंस होगा बॉडी में और उसके बाद क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर दिखेगा, ओके। फैक्टर जो है आपका वो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यही फैक्टर्स बाद में हम आज के जमाने में क्या कहते हैं? जीन्स।
In our day-to-day life, we use the word genes. That is what factors are at that time, at the time of Mendel. So अब क्या है, फैक्टर्स क्या करते हैं, दे डिटरमाइन अ जेनेटिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं जेनेटिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म का, कि उसमें कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है और वो क्यों है, क्योंकि उसमें वो फैक्टर्स, वो जीन्स प्रेजेंट हैं. अभी हम जीन्स की बात कर रहे थे, तो पढ़ते हैं जीन के बारे में. अब जीन क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर. अब क्या है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है, एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट. डीएनए जानते हैं आप, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं बीच में. ओके, सो डीएनए के बारे में हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे, बट हाँ अभी जीन के बारे में पढ़ना है. तो एक जीन जैसे ये है, ये एक जीन फॉर्म कर रहा है. सो ये जीन फॉर्म कर रहा है जिसमें एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, एक एक्सॉन है. एक्सॉन्स जो है वो आउटर एज है और इंट्रॉन जो है वो इनर एज है. और ये पूरा एक डीएनए का सेगमेंट है, ये पूरा डीएनए नहीं है. पूरा डीएनए तो बहुत बड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका बहुत लेंथ में लंबा होता है. बट जीन क्या होती है, डीएनए का एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन. अब जैसे मान लो कि ये आपका हैंड है. ओके, हैंड तो पूरा है, बट जो पाम है वो एक छोटा सा पोर्शन है आपके हैंड का. वैसे ही जीन क्या है, एक छोटा सा पोर्शन है आपके डीएनए का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, बट उसके काम बड़े. वो कहते हैं ना, नाम छोटे और काम बड़े, वो वाला हाल है इसका. छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वैसे वाला है कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है. किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन ऑफ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, जिसके लिए वो जीन कोड कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कराने के लिए ये प्रेजेंट होता है, ये शो करता है. अब आते हैं एलील्स और एलीलोमॉर्फ. एलील्स या एलीलोमॉर्फ. एलील आपने अभी मेरे मुंह से सुना कि एलील्स होते हैं. अब पढ़ते हैं एलील्स होते क्या है. एलील्स जो हैं बेसिकली the 2 or more alternative forms of a given gene factor are called allele of each other. अब जैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स पे मैंने बताया जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ये 1 मिनट, सेम जगह पे आपके प्रेजेंट होते हैं. You guys must be thinking कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स मैंने कैसे बनाए हैं. ओके, सो ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं एक जगह पे. ओके, एलील्स अब या तो ये सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट जीन के लिए ये हो सकते हैं प्रेजेंट. जैसे ऑल्टरनेट हो सकते हैं, डिफरेंट तो नहीं, ऑल्टरनेट हो सकते हैं. मतलब ऐसा हो सकता है कि हो सकता है इस साइड का अलील जो है वो टॉलनेस के लिए हो और इस साइड का जो है वो डॉफनेस के लिए हो. अभी ये चीज आपको बाद में समझ आएगी. जैसे कि आपके एक क्रोमोसोम आपके पेरेंट से, फादर से आता है, एक मदर से आता है. तो मान लो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आपके फादर से ट्रांसफर हुआ. आप में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मान लो टी से हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जो आपकी मदर से आया आप में वो रेसेसिव है और वो टी से आया. अब क्या है, आपके पास जो ट्रेट आपके फादर का है वो आपकी बॉडी में शो होगा, बट आपके क्रोमोसोम में दोनों की अलील्स प्रेजेंट होंगी. मतलब एक
फॉर्म होगा जो कि डोमिनेंट होगा, एक फॉर्म होगा जो कि रिसेसिव होगा। तो ऑल्टरनेट फॉर्म्स आपके क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगी। सो दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई, मींस पोजीशन जो होती है वो एक जैसी होती है, एक जगह पे होती है। जैसे देखो जब जब मैंने ड्रॉ किया एक ही जगह पे एलील्स को ड्रॉ किया है। ओके, और होमोलोगस क्रोमोसोम बहुत जरूरी है कि ये जो है एलील्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे नहीं होती। आते हैं, एलील इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलीलोमॉर्फ। अब इतना बड़ा लफ्ज है एलीलोमॉर्फ, अब इसको तो हम यूज करेंगे नहीं, तो हम एक छोटा सा माइन्यूट सा वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे जीन एक छोटा सा वर्ड है, वैसे हमने एक छोटा सा शॉर्टकट वर्ड यूज किया जिसका नाम है अलील। सो अलील क्या है? अलील शॉर्ट फॉर्म है कौन से वर्ड का? अलील शॉर्ट फॉर्म है आपका, एक मिनट, अलील शॉर्ट फॉर्म है आपका अलीलोमॉर्फ का। ठीक है, अलील क्या है? शॉर्ट फॉर्म है आपके अलीलोमॉर्फ वर्ड का। देखो अब जैसे जो मैं बात कर रही थी कि अलील ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम हो, बट ये देख रहे हो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दोनों सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, दोनों का साइज सेम है। अब क्या है? अलील्स डिफरेंट है, अलील्स एक ही जगह पे है, सेम पोजीशन दोनों अलील्स की, बट एक अलील है पर्पल फ्लावर्स की, एक अलील है पर्पल फ्लावर्स की, ओके, और एक अलील है वाइट फ्लावर्स की। ओके, अब क्या है? ये लोकस, ये पोजीशन है फ्लावर कलर जीन की, फ्लावर कलर जीन की, फ्लावर कलर जीन की ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन पे आपको यहाँ पर्पल फ्लावर भी मिल रहे हैं या व्हाइट फ्लावर भी मिल रहे हैं, और ये क्या है? एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टर्म जो है आपका डोमिनेंट। हम बात कर चुके हैं डोमिनेंट के बारे में, फिर से बात कर लेते हैं। इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन alternative allele that is in heterozygous condition only। देखो डोमिनेंट कोई चीज जब ही होगी जब साथ में रिसेसिव होगा। अब मान लो सभी बच्चे बोलने वाले हैं तो कोई एक बच्चा अलग थोड़ी ना दिखेगा। अगर हाँ एक बच्चा एक क्लास में बोल रहा है बाकी सब चुप है तो एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर दोनों ट्रेट प्रेजेंट होंगे, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, उसमें से जो उठ के आएगा जो सामने दिखेगा वो कहलाएगा डोमिनेंट। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, डोमिनेंट कोई चीज जब ही होगी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। हेट्रोजाइगस मतलब एक तो टॉलनेस होगी, एक शॉर्टनेस का भी होगा प्रेजेंट। अगर टॉल प्रेजेंट है तो शॉर्ट ट्रेट भी प्रेजेंट होगा। Alternatively, the allele that expresses in F1 is called dominant. It is an allele of a pair that masks the expression of other allele in F1 generation. अभी हम F1 जनरेशन, F2 जनरेशन ये हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम मेंडल के लॉज करेंगे। बट हाँ, ये F1 जनरेशन में क्या होता है, जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट क्यों कहलाती हैं आगे के लिए अभी से ध्यान में रखो बच्चों की। जो डोमिनेंसी है वो डोमिनेंसी तभी आती है जब आपके पास दोनों ट्रेट्स प्रेजेंट हो, दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगी तभी आपकी डोमिनेंसी आएगी, वरना डोमिनेंसी नहीं आएगी। वरना वो चीज ट्रेट कहलाएगा, कैरेक्टर कहलाएगा, बट वो उसको हम डोमिनेंट या रेसेसिव नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब आ गए हम फिनोटाइप्स पे, ठीक है।
तो पेरेंट से आपके फिनोटाइप्स आए टॉल के और डॉर्फ के। फिनोटाइप की बात हो रही है। फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है बाहर, जीनोटाइप मतलब जीन्स, जीन से रिलेटेड। फिनोटाइप क्या है? एक टॉल का फिनोटाइप है, एक ड्वार्फ का फिनोटाइप है। ओके, ये टॉल प्लांट दिख रहा है आपको और ये शॉर्ट दिख रहा है। अब दोनों में हुआ क्रॉस, दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, दोनों प्लांट ने, एक प्रोजेनी बनी, वो सारी टॉल आई। अब हमने तो क्या किया, एक ये ट्रेट लिया, एक ये ट्रेट लिया, दो डिफरेंट ट्रेट थे, दोनों ट्रेट थे, एक नहीं था। अब एक नहीं था, एक बनाई, जनरेशन बनाई दूसरी, उसमें क्या मिला हमें? हमें टॉल प्लांट मिला। जब टॉल मिला तो ये क्या हो गया? ये हो गया डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर। F1 का मतलब क्या है? फर्स्ट फ्लेयर जनरेशन। जो पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी है, वो है F1। अब आते हैं रेसेसिव पे। सो दिस एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एलील। अब जैसे जो डोमिनेंट था उसी का अपोजिट हो जाता है आपका रेसेसिव। तो डोमिनेंट में क्या था? जो एलील्स प्रेजेंट हो और दिखे। अब इसमें क्या होगा? जो एलील्स प्रेजेंट हो और ना दिखे। अब भाई क्लास में बच्चे जो नहीं बोल रहे वो नहीं दिखे, उनके बारे में नहीं पूछा टीचर ने कि तुमने होमवर्क किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। या उनसे ज्यादा पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि उनका लगा कि उनको कुछ आता ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो वो रेसेसिव रहे। ठीक है, जो चीज है बट दिखी नहीं, वो क्या है? वो रेसेसिव है। ठीक है, कहां पर है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब वहां पे डोमिनेंसी भी है और वहां पे रेसेसिवनेस भी है। दो डिफरेंट प्लांट में क्रॉस हुआ, तब जाके एक दिखा कि हाँ यहाँ तो शॉर्ट आया ही नहीं। अब ये टॉल है, ये शॉर्ट है, दोनों में क्रॉस कराया, दोनों में रिप्रोडक्शन कराया, देखा जो प्रोजेनी बनी, सोचा था शॉर्ट बनेगा, बना क्या? टॉल। अब क्या हुआ? शॉर्टनेस तो आ गई रेसेसिव ट्रेट। शॉर्टनेस क्या थी? डॉर्फनेस क्या थी? वो तो हो गई रिसेसिव ट्रेट भाई हमारा। अब जब ये रिसेसिव ट्रेट है तो ये हमारी जनरेशन F1 में दिखी नहीं, बट हाँ अगर ये रिसेसिव है तो ये किसी फर्दर जनरेशन में दिखेगी, जो कि हम आगे देखेंगे। इट एक्सप्रेसेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल अलील। क्यों जनरेशन में दिखेगी? क्योंकि आइडेंटिकल अलील हो जाएंगी। जब आइडेंटिकल अलील हो जाएंगी तो रिसेसिव भी शेर बन के बाहर निकल आएगा। जब सारे बच्चे चुप रहेंगे, उनमें से कोई एक भी बोल देगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इट इज एन अलील दैट डज नॉट एक्सप्रेसेस इन F1 हाइब्रिड। अब क्या है? ये एक ऐसी अलील है जो पहली जनरेशन, जो पहले क्रॉस में नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये रिसेसिव है। अब ये रिसेसिव है तो पहली उसमें पहली जनरेशन में क्या दिखेगा? जो डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो आइडेंटिकल अलील होने का कोई चांस ही नहीं होगा पहली जनरेशन में, इसलिए ये नहीं दिखेगी। अब आते हैं हम फिनोटाइप पे कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप क्या है? जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है। मैंने बताया था फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिख रहा हो। ठीक है, तो फिनोटाइप जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप फॉर दैट। It is observable and is determined by different combination of alleles. Example, in P, for the height of stem plant, tall and dwarf are the two phenotypes. Tall is determined by TT, that is capital T and capital T small t, and dwarf by small t's. जैसे मैंने बताया, अब तक हम T ही एग्जाम्पल में लेते आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको इजी रहे। जो कैपिटल T है वो टॉलनेस के लिए हमने लिया और जो स्मॉल t है वो हमने लिया शॉर्टनेस के लिए। बट क्या हुआ? जब कैपिटल T जो हमारा टॉल प्लांट था, ये कैपिटल T का क्रॉस कराया, अब गमीट में तो एक ही आएगा, गमीट में एक आ गया। अब ये शॉर्ट टी से कराया, यहाँ पर भी एक आएगा। तो ये जो टी आया F1 जनरेशन में, अब इसमें एक डोमिनेंट प्रेजेंट है,
जो कि टॉल है। अब जब डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये डोमिनेट करेगा, मतलब टॉल प्लांट प्रेजेंट होगा। तो जो ये है टॉल प्लांट में हमें दो जीनोटाइप मिल जाएंगे, जो कि है जीनोटाइप मतलब जीन्स, जीनोटाइप जीन्स का टाइप, ठीक है। फिनोटाइप जो कि दिख रहा है, ठीक है। फोटो से फिनो कर लो, फिनोटाइप, ठीक है। टी टी और टी टी ये हमारा जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टॉल के लिए रहेगा जीनोटाइप, और स्मॉल टी ये शॉर्ट के लिए रहेगा। अब आ जाते हैं जीनोटाइप पे। हाँ, तो आते हैं जीनोटाइप पे। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट। सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है वो जेनेटिकली, ये जो है ये जीनोटाइप है। जीन्स का टाइप क्या है, कौन कौन सी है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है, किस चीज की है, वो सब क्या है, जीनोटाइप है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक makeup of an organism with respect to a particular trait is your genotype. It is representation of genetic constitution of an individual with respect to a single character or a set of character, ठीक है। अब ये या तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हो सकता है या फिर एक सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पी प्लांट जो है टॉल प्लांट कैन हैव जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों में, और या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, एंड डॉर्फ हैज 2 स्मॉल टीज। ओके, यहां देखो बच्चों, ये देखो टॉल प्लांट का जीनोटाइप या तो कैपिटल टी हो सकता है, दोनों अलील्स में टी टी कैपिटल प्रेजेंट हो, या फिर एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो। अगर किसी भी चीज में डोमिनेंट ट्रेट कोई सा भी प्रेजेंट है और साथ में रेसेसिव ट्रेट भी है, तो फिनोटाइप में क्या होगा, फिनोटाइप में डोमिनेंसी शो होगी। मतलब अगर यहाँ पे कैपिटल टी हमने कोट कर दिया टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी हमने शॉर्टनेस के लिए कर दिया और कैपिटल टी प्रेजेंट है जीनोटाइप में, तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा टॉल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे स्मॉल टी अगर प्रेजेंट रहेगा तो फिनोटाइप क्या रहेगा, डॉर्फ, छोटा रहेगा पौधा हमारा। अब इतने देर से हम बात कर रहे हैं होमोजाइगस होमोजाइगस होमोजाइगस। होमोजाइगस होता क्या है, होमोजाइगस को हम कह सकते हैं प्योर। प्योर क्यों कह सकते हैं, आओ बात कर लेते हैं। An individual possessing identical alleles for a particular trait is called homozygous or pure for that trait. अब क्या है, कोई एक इंसान, मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे पास हेयर कलर का ब्लैक का ही दोनों ट्रेट है, मतलब फादर से भी ब्लैक आया मदर से भी ब्लैक आया, तो मैं क्या हो गई, मैं होमोजाइगस हो गई इस ट्रेट के लिए, और मेरे पास क्या हुआ, प्योर फॉर्म प्रेजेंट हुआ उस चीज का। जैसे कि एन इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल अलील्स, अलील्स आइडेंटिकल होंगी तब होमोजाइगस होगा, ठीक है, तब होमोजाइगस प्रेजेंट होगा। Homozygous breeds true to the trait and produces only one type of gametes, ठीक है। अब दोनों gametes में अब जैसे क्या है, अब एक टॉलनेस है, मान लो ये होमोजाइगस हुआ तो इसके पास दोनों कैपिटल टी होंगे, ठीक है। अब गमीट बनाएगा, एक गमीट बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गमीट कौन सा बनेगा, वो भी कैपिटल टी। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, एक ही टाइप का वन टाइप ऑफ गमीट फॉर्म की, ठीक है, एक ही टाइप के हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, है ना, बस वही दोनों आइडेंटिकल हैं। टॉल विद कैपिटल टी एंड डॉर्फ विद स्मॉल टी आर द एग्जांपल्स। अब देखो, जैसे जब इसका गमीट बनेगा तो वो कैपिटल टी में बनेगा, वैसे ही इसका बनेगा तो वो स्मॉल टीज में बनेगा। दोनों आइडेंटिकल हैं,
दोनों सेम है, दोनों एक चीज के लिए कोड कर रहे हैं बस। आ जाते हैं हम हेट्रोजाइगस पे। हेट्रोजाइगस an individual possessing contrasting alleles for a particular trait is called heterozygous. Heterozygous does not breed true for that trait and produces two types of gamete. Example, F1 generation hybrids. अब क्या हुआ, F1 की जनरेशन में हमने क्रॉस कराया टॉल और डॉर्फ को, F1 की जनरेशन में हमें टॉल प्लांट तो मिला, मगर उसका जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब भैया एक कैपिटल टी यहाँ से आ गया, एक स्मॉल टी यहाँ से आ गया, दोनों ने मिलके कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिया। ठीक है, दोनों ने मिलके कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिया। ये हो गया इस वाले टॉल प्लांट का जीनोटाइप। अब टॉल प्लांट का जीनोटाइप तो हो गया ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, बट इसको क्या कहेंगे हम, ये दोनों सेम तो है नहीं टी, दोनों सेम चीज के लिए भी कोड नहीं कर रहे, आइडेंटिकल भी नहीं है, तो ये क्या हुए, ये हुए हेट्रोजाइगस। सो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज आल्सो कॉल्ड अ हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड सीड जो सुनते आ रहे हो, ये हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं जिनके पास दो ट्रेट्स हों, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, दो अलील्स हों, बेसिकली नॉट ट्रेट्स बट अलील्स। अब आ जाते हैं एक और आपका एक कह सकते हैं टर्म के ऊपर, जो कि है प्योर लाइन। अब इससे क्या पता चल रहा है, इस वर्ड से क्या पता चल रहा है आपको, प्योर लाइन, पवित्र रेखा, मतलब क्या है इसका, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल population which is homozygous or true breeding for one or more traits constitute pure line, that is plant which breeds true for a particular character. अब मान लो जो टॉलनेस है पी प्लांट की, जो टी है, अगर मान लो दोनों सेम उससे हम क्रॉस कराते जाएं, मान लो हमने अभी तो जो F1 जनरेशन बनाई थी वो एक टॉल एक शॉर्ट से बनाई थी, अब जो हम जनरेशन बनाए हम क्या करें, दोनों टॉल प्लांट ले ले, अब टी और टी ये गमीट्स आए, इसने फिर से क्या बनाया F1 जनरेशन में टी F1 ये हुई, अब फिर से हमने क्या किया दूसरी जनरेशन के साथ करा, उसमें भी टॉल प्लांट्स ले लिए जो कि डोमिनेंट थे, नॉट डोमिनेंट बट जो कि प्योर थे, प्योर प्लांट्स ले लिए, अब टी सेम आया, सेम अलील के लिए फिर टॉल प्लांट बनाया, तो F1 में भी टॉल प्लांट्स आए, F2 में भी टॉल प्लांट्स आए, और दोनों के जीनोटाइप क्या रहे, कैपिटल टीज, मींस कोई भी उसमें हेट्रोजाइगोसिटी नहीं प्रेजेंट हुई, होमोजाइगस रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे प्योर लाइन। ठीक है, इट इज अ डिसेंडेंट ऑफ सिंगल होमोजाइगस पेयर प्रोड्यूस आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जिन पौधों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें गमीट और जीनोटाइप जो है वो चेंज नहीं होते, जीनोटाइप सेम रहते हैं, डिफरेंट जनरेशन में सेल्फिंग होती जाती है और डिफरेंट जनरेशन में जीनोटाइप सब सेम रहते हैं। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स क्रॉस, हेट्रोजाइगोसिटी। सो मोनोहाइब्रिड मीन्स एक ट्रेट लेके आपने उसको मिक्सअप कराया, एक ट्रेट के साथ आपने कह लीजिए पजल खेला, एक ट्रेट से मिक्सअप कराया और फॉर्म कर दी दूसरी जनरेशन जो कि हेट्रोजाइगस थी। सो क्या हुआ, हाइब्रिड भी बना बट एक ट्रेट को लेके, ठीक है, एक ट्रेट लिया, इट इज अ हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट and is produced from a cross between two pure parents differing from a single pair of contrasting character. प्योर पेरेंट है, प्योर पेरेंट से मतलब
जीनोटाइप दोनों सेम होगा। ये नहीं कि हमने एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो F1 जनरेशन का प्लांट था वो यहाँ लेके क्रॉस करा दिया, नहीं। हमने क्या किया, हमने प्योर प्लांट लिया, प्योर प्लांट अब टॉलनेस का भी लिया और शॉर्टनेस का भी लिया, ट्रेट सेम होगा, ट्रेट सेम लेना है। ये नहीं कि आपने टॉलनेस का प्लांट लिया और राउंड शेप का आपने ट्रेट देखा, नहीं। प्लांट टॉल लिया तो साथ में डॉर्फ प्लांट लेके टॉलनेस पे ही देखना है। ये नहीं कि कलर पे देखा, मतलब हाइट का ट्रेट लिया और बाद में कलर पे देख रहे हैं, ऐसे नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस एक आपने एक कैरेक्टर लेके उसी कैरेक्टर को क्रॉस कराया, उसी कैरेक्टर को आपने आगे देखा कि उस कैरेक्टर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूस इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ पेरेंट्स। It is a heterozygous for a single pair of alleles. सिंगल पेयर ऑफ अलील्स के लिए जो हेट्रोजाइगस होता है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड। ओके, ऐसे ही अब डाइहाइब्रिड क्या होगा, खुद सोचो बच्चों, क्या होगा डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड अभी हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं F1 जनरेशन के बारे में। F1 जनरेशन क्या होती है, इट refers to the first filial generation. It consists of all offsprings produced from a parental cross. Alternatively, it is the first generation from a given mating between pure parents having contrasting characters. F1 जनरेशन क्या होती है, दो प्योर पेरेंट से मिलके जो जनरेशन बनती है जो कि हेट्रोजाइगस होती है उसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों दिख रहा है आपको कि दो पेरेंट्स लिए हैं, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दोनों के जीनोटाइप प्योर है, दोनों प्योर पेरेंट्स है। जीनोटाइप आपको दिख रहे हैं, फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप एक टॉल है एक डॉर्फ है। ऑल्टरनेटिव फिनोटाइप्स के पेरेंट को लेके क्रॉस करा के और टॉल प्लांट्स मिले, ये हमारी है F1 जनरेशन, जिसमें हेट्रोजाइगोसिटी होती है और हमारे डोमिनेंट ट्रेट शो होता है फिनोटाइप में। अब आते हैं F2 जनरेशन। बहुत F1 जनरेशन हो गया, अब बात करते हैं F2 जनरेशन की। भाई F2 भी जनरेशन है, F2 के बारे में भी पढ़ना है, F2 में भी आगे बढ़ना है। तो F2 जनरेशन क्या है, हाँ, तो F2 जनरेशन क्या है। अब F1 जनरेशन तो मिल गई, ठीक है, ये F1 जनरेशन यहाँ तक आपको मिल गई, ऑल टॉल प्लांट्स। अब क्या होगा, ये जो टॉल प्लांट्स थे इनको आपस में क्रॉस कराया जाएगा। F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करा के आपको मिलेंगे डिफरेंट प्लांट्स। अब मान लो ये F1 के जो प्लांट्स हैं, T कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगोसिटी आई, ये गमीट्स बने, अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हमें क्या मिला, तीन प्लांट तो हमें ऐसे मिले जो टॉल थे। अब एक प्लांट कैसा मिला, जो शॉर्ट था। तो ये क्या थी, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी आई बट दो जगह होमोजाइगोसिटी भी प्रेजेंट हुई। तो ये जनरेशन कैसी हुई, हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस। ये सेकेंड फिलियल जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन में प्योर लाइंस को हम ब्रीड कराते हैं और सेकेंड जनरेशन में उसी जो फर्स्ट जनरेशन मिली है उसको आपस में ब्रीड कराते हैं, उसमें प्योर पेरेंट नहीं लेते, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को लेके हम फॉर्म करते हैं F2 जनरेशन को। द सेकेंड जनरेशन इज नोन एज प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। आपस में ही ब्रीड करा के F1 जनरेशन को हम ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जिसको हम F2 या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं।
अब जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है क्रॉस बिटवीन टू F1 इंडिविजुअल, एग्जाम्पल दिस, हमने क्या करा, हमने ये बना लिया अपना ट्रेट। अब आते हैं एक और चीज जो मेन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है पनेट स्क्वायर। इसके बिना आप इजीली जेनेटिक्स नहीं पढ़ सकते, इजीली जेनेटिक्स नहीं कर सकते। पनेट स्क्वायर क्या होता है? पनेट स्क्वायर होता है एक ऐसा स्क्वायर जो कि प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज करके रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट परमुटेशंस और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज करके आपको बताता है कि कौन सी जनरेशन प्रेजेंट होगी, उसका जीनोटाइप क्या होगा, और जीनोटाइप से आप ये पता कर सकते हैं कि उसका फिनोटाइप क्या होगा। ओके, सो इट इज अ probability table representing different permutation and combination of fertilization between gametes of opposite mating types. In short, it is a diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. ठीक है, यहां देख सकते हो, यहां पे हमने क्रॉस किया, यहां हमने क्या किया, क्रॉस किया। ये फिनोटाइप है टॉल और ये डॉर्फ। डॉर्फ में फिनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल टी। ठीक है, अब ये प्योर जीनोटाइप है, यहाँ से गमीट्स निकले कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, फर्स्ट जनरेशन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन के बाद सेल्फिंग कराई तो ये जीनोटाइप निकला टी और टी। जो हमारे पास हेट्रोजाइगस थे हमने उनको लिया F2 जनरेशन के बाद। ठीक है, जिनके गमीट्स, अब इनके गमीट्स निकलेंगे, इनके गमीट्स फॉर्म करेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। यहाँ पे ये गमीट्स अलग हो गए। अब हम इसके थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? ये देखो, एक यहाँ पे मेल गमीट्स है जो फादर से आएंगे, जो ये मदर से आएंगे गमीट्स, यहाँ हमने लिस्ट कर दिए। अब जो फादर से गमीट्स आएंगे उसमें आप क्या करेंगे, एक कैपिटल टी फादर से आया, ये कैपिटल टी मदर से आया, तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। ठीक है, वैसे ही अब एक कैपिटल टी आया यहाँ से मेल गमीट से और एक स्मॉल टी आया फीमेल गमीट से, ये इसका भी फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल। यहाँ से आया मेल गमीट से स्मॉल टी, यहाँ फीमेल गमीट से आया कैपिटल टी। अब यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट तो प्रेजेंट है, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, तो मतलब क्या होगा, ये होगा हमारा टॉल प्लांट। अब आते हैं यहाँ पे स्मॉल टी पेरेंट, बोथ पेरेंट से हमें क्या मिला, स्मॉल टी, तो हमारा क्या फिनोटाइप होगा, डॉर्फनेस। ओके, सो इस तरह से हम पनेट स्क्वायर का यूज करके इजीली हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम पे। Homologous chromosomes, the morphologically, genetically and structurally essentially identical chromosomes, हर तरह से आइडेंटिकल, चाहे वो मॉर्फोलॉजी में हो, चाहे जेनेटिक्स में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, आइडेंटिकल हो, ट्विन हो एक दूसरे के, एक भी चीज उनमें डिफरेंस ना हो, उसको हम क्या कह देंगे, फॉरन कह देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हाइट में सेम, शेप में सेम, जेनेटिक्स में सेम, एसेंशियलिटी में सेम, उतने ही जरूरी है बॉडी के लिए जितने की दूसरा पेयर, तो क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा ये। ठीक है, प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल, 2n डिप्लॉइड सेल, ओके, are called homologous chromosomes. Such chromosomes synapse during meiosis.
ये दोनों क्रोमोसोम साइनैप्स करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है दोनों क्रोमोसोम्स में, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है क्रोमैटिड्स में, इन्हीं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। कब? मियोसिस में। अब ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यहाँ तुम देख सकते हो ये दोनों सेम है साइज में, दिख भी सेम से रहे हैं, वही ये है एक हाइट में लंबा, एक हाइट में छोटा। अब एग्जांपल्स ले लो, जैसे XX क्रोमोसोम्स जो है फीमेल्स में, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। वही YXY जो क्रोमोसोम है, जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है ह्यूमंस के, XY क्रोमोसोम्स जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, बट फिर भी पेयर्स में। सो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ज्यादा वैल्यू होती है। अब आते हैं बैक क्रॉस पे। नाम से बताओ बच्चों क्या लग रहा है, बैक क्रॉस क्या होता है? पढ़ो नहीं, बस बताओ, सोचो। बैक क्रॉस मतलब कुछ भी पीछे पलट के क्रॉस किया गया। बैक क्रॉस, भाई बैक बेंचर क्यों कहे जाते हैं बैक बेंचर? क्योंकि वो पीछे बैठते हैं। बैक क्रॉस मतलब कोई भी पिछली जनरेशन से उठा के किसी का क्रॉस करा देना अगली जनरेशन से, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 progeny with any of the parents। अब पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स तो प्योर थे। F1 क्या हुआ? हेट्रोजाइगस हो गया। अब हेट्रोजाइगस और प्योर का जब क्रॉस कराएंगे तब क्या बनेगा, ये देखने के लिए हम इसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है F1 टॉल एंड प्योर, ओके, F1 tall and pure dwarf, ओके, TT and TT और TT। अब क्या है, या तो प्योर टॉल से इसका F1 जनरेशन का जो है हम क्रॉस कराएंगे, या तो प्योर ड्वार्फ से कराएंगे। अब मान लो हमने कराया प्योर टॉल से, ठीक है। अब क्या किया, एक गमीट तो हमने प्योर टॉल के ले लिए TT, एक ले लिए जो हमारी F1 जनरेशन थी जिसका हेट्रोजाइगस गमीट्स थे। अब इनको क्रॉस कराया, अब हमें क्या मिला? सारे क्या मिले? टॉल, ठीक है। अब ये तो था डोमिनेंसी, ठीक है, इसलिए सारे टॉल मिल गए। अब आते हैं रेसेसिव ट्रेट, देख लेते हैं एक बार कि रेसेसिव ट्रेट से अगर हम कराएंगे, एक मिनट, हाँ, तो रेसेसिव ट्रेट से अब करा के देख लेते हैं। ये F1 जनरेशन है, ये हमारे रेसेसिव ट्रेट्स हैं। अब इनका क्रॉस कराते हैं, ये आ गया आपके पास पहला डॉर्फ प्लांट, ये आ गया दूसरा डॉर्फ प्लांट, अब आ गए ये दो टॉल प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब टॉल है, दो टॉल हैं, दो डॉर्फ हैं। जो डॉर्फ हैं वो क्या है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो टॉल हैं वो आपके हेट्रोजाइगस फॉर्म में F1 जनरेशन के जीनोटाइप में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी आपने देखा था कि हमारे पास जो डोमिनेंसी थी वो सब में थी, मतलब हमें टॉलनेस सब में दिख रही थी। जीनोटिपिकली हमारे पास दो प्योर थे और दो हेट्रोजाइगस थे, बट डोमिनेंट ट्रेट की वजह से हमारे पास टॉलनेस सब में दिख रही थी, ठीक है। तो एक में हमारे पास 50-50 का रेशियो आएगा, मीनवाइल एक में हमारे पास ऑल टॉल प्लांट प्रेजेंट होंगे। सो ये था बैक क्रॉस। देखो बच्चों, यहां देख रहे हो, यहां पर इन्होंने F1 को पेरेंट से क्रॉस करवाया। अब आते हैं टेस्ट क्रॉस। नाम से सोचो क्या हो सकता है, किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए कोई क्रॉस कराया जाए उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब क्या टेस्ट करेंगे, मान लो एक प्लांट लंबा दिख रहा है,
टॉल दिख रहा है, हमें ये तो नहीं पता कि उसके पास रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको प्योर प्लांट से एक बार उसका पॉलिनेशन कराएंगे, उसका रिप्रोडक्शन कराएंगे और उसकी हाइब्रिड ब्रीड्स फॉर्म करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें जनरेशन में मिला। अगर हमें सारे टॉल मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा प्लांट था, बोलो हमारे पास, हाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास हमारा या तो हमारे पास था टॉललेस की डोमिनेंसी वाला हमारा F1 जनरेशन, और अगर हमें ऑल टॉल मिलते हैं और उसकी सेकेंड जनरेशन में हमें क्या मिलता है, हमें F2 जनरेशन में हमें रेसेसिव ट्रेट मिलता है 1, 2 नहीं 1, क्या रेशियो रहेगा 1:2:1 का। ओके सो ये रेशियो अगर हमें मिलता है तो हमारे पास क्या था, हमारा प्योर प्लांट था। तो अगर सारे टॉल आते हैं तो हमें दोबारा करना है वो क्रॉस, और दोबारा किस में करना है, सेल्फ क्रॉस करना है, F1 जनरेशन में क्रॉस करना है, F2 देखना है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। हाँ हम अगर रेसेसिव से कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्योर था या फिर ये F1 जनरेशन थी। अगर प्योर था तो रेसेसिव में तो नहीं आएगा, रेसेसिव ट्रेट शो नहीं करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। वही अगर हमारा डोमिनेंट हमने कैरेक्टर लिया F1 जनरेशन का प्लांट है और हमें रेसेसिव ट्रेट से हमने उसका क्रॉस करा दिया चेक करने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 50-50 का रेशियो मिलेगा। हमें पता चल जाएगा या तो ये मतलब प्योर है तो सारे टॉल आ गए, रेसेसिव ट्रेट ही गायब हो गया। अगर प्योर नहीं है, अगर ये F1 जनरेशन है तो क्यों है, कैसे है, F1 जनरेशन ऐसे दिखेगी कि उसमें हमें 50-50 का रेशियो शो होगा। It is used to test in the homozygous, heterozygous nature of the hybrids. It is a kind of back cross. ये एक तरह से बैक क्रॉस है, बट टेस्ट नोइंगली बैक क्रॉस है। हमें पता नहीं है कि हमारी जो जनरेशन है वो F1 ही है। बैक क्रॉस में क्या होता है, हमें पता होता है कि ठीक है ये F1 जनरेशन है, बैक क्रॉस कराया प्योर पेरेंट से, अब हमें देखना है कि क्या आया। बट ये जो है इसमें टेस्ट क्रॉस में हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास जो जनरेशन प्रेजेंट है वो F1 है या ऑलरेडी एक पेरेंट या प्योर जनरेशन प्रेजेंट है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ये पता करने के लिए ही हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, तभी इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये देखो टॉल और डॉर्फ F1 जनरेशन आई, अब क्या हुआ, F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से करा दिया, रेसेसिव से करा दिया। अगर ये F1 होगा तो रेसेसिव ट्रेट प्रोजेनी में दिखेगा, अगर ये F1 नहीं होगा, ये पेरेंट होगा, तो हमें कुछ भी रेसेसिव नहीं दिखेगा। ओके सो अब आते हैं फिनोटिपिक रेशियो। इट इज अ रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 and subsequent generation with respect to their physical appearance. ओके अब क्या है, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है जो ऑफस्प्रिंग्स प्रेजेंट हैं, रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस इन F2 and subsequent generation with respect to their physical appearance. Example 3 tall is to 1 dwarf is F2, that is phenotypic ratio. phenotypic ratio मतलब कैसा दिख रहा है, it's not about उसमें जीन्स क्या प्रेजेंट है, बट यहाँ पे देखो जैसे जीन्स तो अगर हम जीनोटाइप देखें तो 1:2:1 का आएगा। कैसे आएगा, ये दोनों सेम जीनोटाइप है, ये और ये सेम जीनोटाइप है, तो ये एक हो गया 1, ये 2 हो गए 2:1। ओके सो ये आ गया तुम्हारा जीनोटाइप। और फिनोटिपिक रेशियो में क्या आया, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, 3 टॉल इज टू 1 शॉर्ट। ओके तो 3:1। तो देख रहे हो कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो डिफरेंट होता है। फिनोटाइप
कुछ और दिख सकता है और जेनेटिकली वो कुछ और प्रेजेंट हो सकता है। वैसे ये जीनोटिपिक रेशियो में अभी हमने पढ़ा है कैसे जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1 का। अब आ जाते हैं व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब क्या क्या मेन पॉइंट्स है, मेन एस्पेक्ट है जो अब तक हमने पढ़ा है उसके। पहला है मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी। मेंडल सेलेक्टेड व्हाट विच प्लांट, गार्डन पी, फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ही परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न। क्या स्टडी करने के लिए? इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए। ओके, ही सेलेक्टेड 7 डिफरेंट ट्रेट्स इन देयर डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। डिटेक्टेबल वेरिएंट्स में 7 डिफरेंट ट्रेट्स को उसने पढ़ा, उसने स्टडी किया, उसने सिलेक्ट भी उन्हीं को किया। इनिशियली ही कंसिडर्ड ओनली 1 trait एट अ टाइम एंड फोकस ऑन द इनहेरिटेंस पैटर्न। उसने पहले तो एक ही ट्रेट को एक टाइम पे लिया। अब तक हमने जितना पढ़ा, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ा। 1 trait एट अ टाइम इज मोनोहाइब्रिड। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया एट अ टाइम और फिर फोकस करा पैटर्न पे। पहले पैटर्न समझा कि कैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कैसे पनेट स्क्वायर यूज किया, मैथमेटिकल चीजें यूज की, रेशियोज यूज किए। उसके बाद यूज करके तब उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर्म किया। तब उसने क्या किया? ऑफ द सिलेक्टेड ट्रेट ही फॉर्म देन डाइहाइब्रिड क्रॉस दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो अब क्या है, मेंडल ने क्या क्या फॉलो किया, चलो ये बात कर लेते हैं। मेंडल फॉलोड 3 स्टेप्स। मेंडल फॉलोड 3 स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के 3 स्टेप्स फॉलो किए। पहला था सिलेक्शन। क्या सिलेक्ट किया? पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पेरेंट्स सिलेक्ट किए कि कौन सा ट्रेड देखना है, कौन से पेरेंट्स लेने हैं, कौन से प्योर लाइन्स हैं, उनको देखा। उसके बाद ऑब्टेन की प्योर लाइन। प्योर लाइन कैसे ऑब्टेन की? इसका आपस में अपना पॉलिनेशन कराया, ब्रीडिंग कराई, इसकी सेल्फ ब्रीडिंग इसकी कराई, तो क्या हुआ? प्योर लाइन्स मिल गई। ठीक है, प्योर लाइन्स ऑब्टेन कर ली। ऑब्टेन करने के बाद सिलेक्ट किया पेरेंट। पेरेंट सिलेक्ट किया। To perform the first experiment, he focused on the character that is height of stem, जो कि दिख सकता था आसानी से। हमें वेट नहीं करना था कि हाँ सीड बने, प्लांट के फ्रूट्स आए, फ्लावर्स आए, उस तक का वेट नहीं करना था। प्लांट की हाइट दिखी और ट्रेट शो हो गया, टाइम कम लगा। He selected tall pea plant as female parent and dwarf pea plant as male parent. Okay, tall pea plant as female and male. This is female and this is male. Okay, obtaining pure lines by selfing up to 3 generations. Obtaining pure lines by selfing of 3 generations. 3 generations की सेल्फिंग करा के उसने क्या बनाए? उसने प्योर लाइंस बनाई। किस लिए बनाई? पेरेंट सिलेक्ट करने के लिए। पेरेंट सिलेक्ट करे, टॉल को ले लिया, टॉल प्लांट्स जो आए उनको ले लिया फीमेल, जो शॉर्ट आए उनको ले लिया मेल। अब जो शॉर्ट थे उनको मेल लेने के बाद मेंडल ने उन प्लांट्स को सिलेक्ट करके उनकी क्रॉस करवाया, उनको F1 प्रोजेनी बनाई। अब as pea plant is naturally self pollinated, पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड था तो उसको कुछ सील और पैक करने की मेंडल को जरूरत नहीं पड़ी। मेंडल अलाउड सेल्फ पॉलिनेशन इन सिलेक्टेड पेरेंट्स अप टू 3 generations टू वेरीफाई द प्योरिटी। पहली 3 generations क्यों ली? F1 में सारे, मान लो टॉल को कराया, सारे टॉल आ गए, चलो जी टॉल आ गए। दूसरी कराई, उसमें कुछ डॉफ आ गए,
फिर प्योरिटी खत्म हो गई, फिर दूसरे लिए फिर कुछ ऐसा हुआ। मान लो 3 जनरेशन तक अगर सब कुछ नॉर्मल आया, टॉलनेस ही आई, तो वो प्योर। ओके, 3 जनरेशन तक उसने प्योर किया। कहते हैं ना कोई भी काम एक बार गलत हो, दूसरी बार करो, दूसरी बार गलत हो, तीसरी बार करो, तो ये तीसरी बार में सही हो जाएगा। वैसे ही इसमें 3 जनरेशन याद रखो बच्चों, 3 जनरेशन ली और 3 जनरेशन में सही क्रॉस दिखाया कि ठीक है, अगर अब टॉल आया तो प्योर प्लांट हो गया, और अगर शॉर्ट आया तो मेल प्लांट होके प्योर प्योर मेल हो गया, और ये प्योर फीमेल हो गया टॉल प्लांट। अब देखो, ऑब्टेनिंग प्योर लाइन बाय सेल्फिंग अप टू 3 जनरेशन। पहली जनरेशन थी, सेल्फ करा, कलेक्टेड किया, सोड किया सीड को, दोबारा सीड को उगाया, देखा सारे टॉल, फिर दोबारा से सेल्फ ब्रीड किया, सीड कलेक्ट किया, फिर उगाया सारे टॉल, फिर एक और सेल्फ ब्रीड किया और फिर उगाया, फिर देखा सारे टॉल। 3 जनरेशन तक जब टॉल आया तो जीनोटाइप क्या हो गया, ऑल टॉल। ओके, मतलब F3 जनरेशन तक फॉर्म किया। If this not happen, he selected another plant and follow the same procedure. बार 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 ये करा उसने। अब क्या करा, दूसरा उसने क्या किया, पहला तो सिलेक्ट किया, सिलेक्शन वाज द प्राइमरी थिंग। अब क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस करवाया ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट टू रेज F1 जनरेशन। अब उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, एक टॉल चाहिए, एक डॉफ चाहिए, ताकि F1 जनरेशन को हेट्रोजाइगोसिटी फॉर्म कर सके। F1 जनरेशन की हेट्रोजाइगोसिटी फॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, एक टॉल लिए, एक शॉर्ट लिए, शॉर्ट और टॉल लेके उसने आर्टिफिशियल एरियाज आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया, और पॉलिनेशन करा के perform artificial cross, collected and opened the pods, collected seeds and sowed them in soil to raise F1 generation, observed the F1 generation, फिर नोट डाउन द रिजल्ट। अब रिजल्ट नोट डाउन करके अब क्या किया इसने, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो क्या बनी, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बनी, अब उसको क्या करा, F2 कैसे बनी, अलाउड सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड्स। इसमें कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन पे छोड़ दिया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सीड कलेक्ट किया और उसको बोया, सीड बोने के बाद सॉइल में रेस की F2 जनरेशन, ऑब्जर्व किया F2 जनरेशन को और रिजल्ट को नोट डाउन कर लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आते हैं फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। A cross between parent differing in only one heritable trait is called monohybrid cross. एक ही हेरिटेबल ट्रेट होगा जिससे हम उस ट्रेट की वजह से किसी भी पेरेंट्स का क्रॉस कराएंगे। क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट, एक ही ट्रेट में डिफरेंस है पेरेंट में, बाकी वो बाकी ट्रेट्स में सेम है, ठीक है, एक ट्रेट में डिफरेंट है तो इस वजह से उनका क्रॉस करवाया एक ट्रेट देखने के लिए। एग्जाम्पल, क्रॉस ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट्स। ट्रेट सेम है, एक ट्रेट है और ट्रेट है डिफरेंट। डिफरेंट कैसे, एक टॉल है एक शॉर्ट है, दोनों प्योर लाइन्स है, गमीट्स दोनों में सेम है, दोनों की जेनेटिक सेम है, ठीक है, बट जो दोनों के फिनोटाइप्स हैं वो डिफरेंट है। एक का प्योर टॉलनेस शो कर रहा है, एक का प्योर ड्रॉफनेस शो कर रहा है। एक ही टाइम पे एक ही ट्रेट लिया है जो है हाइट, ठीक है। मेंडल परफॉर्म द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टू pea plants with only one pair of contrasting characters. Okay, only one pair of contrasting characters were used. Okay, diploid mother cell possesses two factors for each character, that is TT. Okay, यहाँ पे हमने टॉल जो पेरेंट है उसका देखा है, उसने दो का बीच फॉर्म करे, जीनोटाइप था TT,
टी टी से फॉर्म करें टी टी, इससे दो कैपिटल टी फॉर्म हुए। अब इनके जो गमीट्स, इनके जो क्रॉस होगा उनसे सब कैपिटल टीज बने। सो ये हमारे गमीट फॉर्मेशंस ये हुए। अब इनका अगर क्रॉस होगा आपस में तो भी हमारे कैपिटल टी ही बनेंगे, मगर अगर डिफरेंट कैरेक्टर को हमने लिया और क्रॉस कराया तो हमारा जो डोमिनेंट होगा वो ट्रेट खुल के बाहर आएगा, और जो रेसेसिव होगा वो सिर्फ जेनोटाइप में प्रेजेंट होगा, फिनोटाइपिकली वो शो नहीं होगा। अब ये हो गए आपके हैप्लॉइड गमीट। हैप्लॉइड गमीट यहाँ पे प्रेजेंट है। ईच गमीट पोजेस ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। अब आते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स, ये टॉल है, ये डॉर्फ है। कलेक्ट किए सीड, सो किए, देखा सारी जनरेशन क्या आई, टॉल आई। ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, अब F2 जनरेशन बनाई। कलेक्ट किए सीड, F1 जनरेशन के सीड को सेल्फ करा के कलेक्ट किए, सो किए, देखा F2 जनरेशन। इतने टॉल प्लांट आए जो कि 75% थे और 25% डॉर्फ प्लांट आए। रेशियो क्या आया, 3:1, फिनोटिपिक रेशियो आया ये 3:1, मतलब जो दिख रहा है वो ये दिखा। मगर जीनोटाइप में हम पढ़ चुके हैं कि जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। ये बच्चों याद रखना कि जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का होता है 1:2:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 3:1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन है, कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड सेपरेटली एज डिस्क्रीट पार्टिकल्स और यूनिट्स। He coined the term, he who, Mendel, coined the term factor or determiner for the unit of heredity, जिसको आजकल हम genes कहते हैं। Each factor exists in two contrasting alternative forms. For the factor for height of plant there are two forms, one for tallness and one for dwarfness. ठीक है, one of the two forms is dominant and the other is recessive. एक है dominant, एक है recessive. Only dominant is expressed in F1 generation. He used the appropriate alphabets, capital letters for the dominant allele and small letter for the recessive allele. Dominant के लिए capital letter use किया, recessive के लिए small letter use किया। कैपिटल लेटर जैसे टॉल का अगर डोमिनेंट है तो टॉल के लिए टी कैपिटल यूज किया, डॉर्फनेस रेसेसिव थी तो स्मॉल टी यूज किया। राउंड शेप जो है डोमिनेंट था, हम टेबल देख चुके हैं, जो राउंड शेप था वो डोमिनेंट था, तो यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे उन्होंने प्रोनाउंस किया इसके लिए, और रिंकल्ड के लिए जो कि हमारा रिसेसिव ट्रेट था उसके लिए स्मॉल आर को डिटरमाइन किया। अब आते हैं, in an organism inheritance of each character is controlled by a pair of factors. One of the factor is contributed by male parent and the other is contributed by a female parent. Now we know that sexually reproducing higher organisms are diploid, that is 2n. I have already told you that 2n होते हैं, diploid cells होते हैं, diploid gamete होते हैं, जिसमें दो गमीट्स फॉर्म होते हैं। दो गमीट्स जब वो गमीट फॉर्म में आते हैं तो वो एक एक होते हैं, उनमें एक एक ट्रेट होता है। जैसे हमारे पास था टी टी डबल टी से बन के एक प्लांट फॉर्म हुआ, जब ये गमीट फॉर्म में आया तो ये
एक टी इधर एक टी इधर हो गया, जो कि आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में फॉर्म हुआ। अब आते हैं फ्रॉम द रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन ही कंक्लूडेड दैट, अब क्या कंक्लूजन उन्होंने दिया, रीअपीयरेंस हुई F2 जनरेशन में, दोबारा से दिखी शॉर्टनेस। अब क्या कंक्लूजन दिया, इन द F1 जनरेशन द फैक्टर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अब क्या हुआ, दोनों को मिक्स करने के लिए जनरेशन दूसरी बनाई, लगा मिक्स हो गया, बट वो जब दूसरी जनरेशन में फिर से रिसेसिव ट्रेट आ गया तो क्या हुआ, मिक्सिंग नहीं हुई। क्या दिखा, मिक्सिंग नहीं हुई, बट ट्रेट अलग अलग रहा और एक डोमिनेंट रहा जो दिख गया, एक रिसेसिव रहा जो जब ही दिखा जब दोनों ट्रेट सेम हुए, दोनों अलील सेम हुए, दोनों फैक्टर सेम हुए। During gamete formation, these factors separate or segregate, and each gamete receives only one factor from each pair of factors. अब क्या हुआ, जो भी गमीट था, जब ये चीज आपकी कह सकते हैं गमीट फॉर्मेशन हुई, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन अब जो फैक्टर्स थे वो सेपरेट हुए, जैसे जो फैक्टर्स थे वो सेपरेट हुए, ठीक है। अब ये तो प्योर लाइन का था तो दोनों तरफ सेम आए। अब यही F1 जनरेशन थी तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, अलग अलग गमीट डिफरेंटली ट्रांसफर हुए। अब ये अलग अलग गमीट आए, अब ये फर्दर इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन में हमें एक जो है डॉफ प्लांट मिल गया। क्यों, क्योंकि उसके पास सेम दोनों फैक्टर्स आ गए जो कि रिसेसिव थे, और जो रिसेसिव फैक्टर्स मिलके यहाँ पे हमें क्या मिला, रिसेसिव प्लांट मिला जो कि हमारा था डॉफ प्लांट, ठीक है। नाउ वी नो दैट गमीट्स आर हैप्लॉइड, दैट इज n इन नंबर, और जो प्लांट्स होते हैं, जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं 2n इन नंबर, बट जो गमीट्स फॉर्म होते हैं वो सिर्फ सिंगल n होता है, वो सेग्रीगेशन होता है फैक्टर्स में और सिंगल n आपके पास बचता है। तो गमीट क्या है, गमीट्स हैप्लॉइड है और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, गमीट हैप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म के पास 2n है, गमीट्स के पास सिर्फ सिंगल n है। The organism that receives recessive factors from both the parent expresses the recessive trait. जैसे मैंने बताया कि जब उसके पास दोनों रेसेसिव फैक्टर हो गए तो वो क्या हुआ, वो छोटा हो गया, मतलब उसके पास रेसेसिव ट्रेट आ गए, वो डॉर्फ रह गया, वो टॉल नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास डोमिनेंट ट्रेट था ही नहीं। जब डोमिनेंट ट्रेट ही नहीं था तो वो डोमिनेंट कैसे होता, वो कैसे टॉल होता। वैसे ही जब बोथ पेरेंट्स से, जब दोनों पेरेंट्स से 1 मिनट या जब दोनों पेरेंट्स है, बोथ द पेरेंट्स एक्सप्रेसेस रिसेसिव ट्रेट, तो रिसेसिव ट्रेट आ गया तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा, आपका रिसेसिव आएगा, ठीक है। एक पेरेंट से अगर आपके पास होता, एक पेरेंट का क्या होता, एक पेरेंट का डोमिनेंट ट्रेट होता, एक का रिसेसिव होता, तो आपको डोमिनेंसी मिलती, तो आपको टॉलनेस दिखती। मगर अगर अब टॉलनेस नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव ट्रेट आ गया है और प्योर डॉर्फ प्लांट फॉर्म हो गया है। ओके, आ जाते हैं ये क्रॉस कैसे बना है। देखो, पहला जनरेशन जो थी प्योर लाइंस, उससे लिया 2 गमीट्स, एक गमीट इधर से आया, एक गमीट इधर से आया, बना दी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बनी मेंडलवॉल एक्सपेक्टिंग इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, जैसे कि उसको लगा था कि 50-50 ट्रांसफर होगा, मतलब आधे टॉल होंगे आधे डॉर्फ होंगे, ठीक है। बट क्या हुआ, सारे टॉल निकले, मतलब अब क्या, अब तो मैंने तो टॉल और शॉर्ट को मिलाया था, ये क्या सारे टॉल कैसे हो गए।
उसको तब पता चला उसे टू फाइंड आउट वेयर द डॉर्फनेस हैज गॉन ही अलाउड सेल्फिंग। अब उसने कहा इनको आपस में पॉलिनेट होने दो, इनको आपस में ब्रीड होने दो, मैं भी देखूं कब आएगी शॉर्टनेस। कहाँ गायब हो गई शॉर्टनेस? मैंने तो शॉर्ट प्लांट को भी ट्रांसफर करवाया था, ठीक है। अब शॉर्टनेस तो यहाँ दिखी नहीं, अब शॉर्टनेस गई कहाँ? कहाँ खो गई भाई शॉर्टनेस? शॉर्टनेस ढूंढने के लिए उसने क्या किया, मेंडल ने सेल्फिंग करवाई F1 प्लांट्स की, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, देखा कि क्या मिला फिर जनरेशन में? 3 तो मिल गए हमको टॉल प्लांट भैया, 1 मिला हमें शॉर्ट, ठीक है। अब ये क्रॉस करवाया, ये देखा F1 जनरेशन, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कौन सी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन है भाई, ठीक है। और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से क्या मिला? ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन तीनों को क्या मिला फिनोटिपिकली? स्मॉल। और अब फिर से यहाँ पे डॉर्फ प्लांट आ गया। अब डॉर्फ प्लांट आ गया, मेंडल को मिल गया उसका डॉर्फ प्लांट, जो उसने कहाँ पे यूज किया था? यहाँ प्योर जनरेशन पे यूज किया था, ठीक है। तो ऐसे उसने देखा, उसने ये F2 जनरेशन तक क्यों गया? क्योंकि F1 जनरेशन में उसका डॉर्फ प्लांट कहीं खो गया, तो उसने कहा ये डॉर्फ प्लांट ढूंढने के लिए मैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा, देखो कि खोया है कि ये अब आएगा ही नहीं, कि क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहा, किसी भी सीड का ग्रोथ शॉर्टनेस पे क्यों नहीं हुआ, सब लंबे लंबे पेड़ कैसे बन गए? ये कौन सा जादू हो गया? वही देख लो जीनोटिपिकली, जीनोटिपिकली मैंने बताया था रेशियो क्या होगा, 1:2:1 का रेशियो। यहाँ दिख रहा है 1:2:1 का, 1 मतलब ये 1:2:1, ओके, 1:2:1, ये आ गया हमारा जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अब रेसिप्रोकल क्रॉस कराया, अब इसने क्या करा, अब उल्टा क्रॉस कराया, रेसिप्रोकेट किया सेम चीजों को देखने के लिए कि क्या जो जनरेशन यूज की थी वो जनरेशन वापस आएगी। फिनोटाइप यूज किया, ये देखो सेम F1 फिनोटाइप यूज किया, सेम F2 जनरेशन फॉर्म करी, फिर से इसको वही चीज मिल गई भाई, इसको सेम चीज मिल गई। इसने कहा एक बार दोबारा मैं करके देखूं, सेम चीज दोबारा रेसिप्रोकेट करूं, दोनों टॉल प्लांट, एक टॉल लूं एक शॉर्ट लूं, अब शॉर्टनेस आई नहीं आई। अब क्या हुआ, फिर से टॉल प्लांट्स आए, सारे टॉल प्लांट्स जब आ गए, सारे टॉल प्लांट्स को फिर से सेल्फ पॉलिनेशन पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक बार जो चीज आई क्या दूसरी बार भी वही आती है? जी हाँ, दूसरी बार भी वही आई, दूसरी बार भी सेम फाइंडिंग्स आई, फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1, जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1 का। ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों किया था? टेस्ट करने के लिए कि जो फाइंडिंग आई है क्या सही आई है, क्या सही फाइंडिंग्स पे काम किया है, या कुछ गड़बड़ हुई है। अब आते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। If round seeded homozygous plant is crossed with the wrinkle seeded, अब भैया ले लेते हैं दूसरा फंडा जो कि है हमारा राउंड और रिंकल्ड सीड। अब दूसरा ट्रेट ले लेते हैं, सीड की शेप का ट्रेट ले लेते हैं भाई, टॉलनेस और शॉर्टनेस वो कर ली, अब मेंडल ने सोचा दूसरा ट्रेट लेके देखते हैं, इन्होंने करा राउंड प्लांट और रिंकल्ड सीड्स, ठीक है, राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड। अब क्या होगा, F1 जनरेशन क्या होगी, इसमें से पहले तो डोमिनेंट कौन सा है, राउंड डोमिनेंट है, ठीक है, ये रिसेसिव है, ओके। अब क्या होगा F1 जनरेशन में, क्या होगा, सोचो, बोलो, अपने मन में सोचो और इसको दिमाग में बोलो कि क्या होगा। बिल्कुल होगा, F1 जनरेशन जो होगी वो होगी डोमिनेंट, जो कि आपके सारे आएंगे राउंड, बट जेनेटिक्स में हेट्रोजाइगस प्रेजेंट होगा, और जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा ऑल राउंड, और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा कि एक जो है आपका
राउंड का और रिंकल का दोनों के गमीट्स और फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो प्रेजेंट होगा 3:1 का, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का सेम प्रेजेंट होगा F2 जनरेशन में। अब 3 स्टेप्स से हमें भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, कैसे हम ये क्रॉस कर सकते हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं ये क्रॉस कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये टाइम प्रोसीजर है और इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, बट हाँ ये एक तरह से देखा जा सकता है। पहले तो सिलेक्ट करना है हमें प्योर लाइन्स। प्योर लाइन सिलेक्ट करने के बाद ऑब्टेन करनी है 3 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन करा के ऑब्टेन करनी है प्योर लाइन। अब प्योर लाइन ऑब्टेन हो गई, उसके बाद आर्टिफिशियल क्रॉस कराना है। सेल्फ पॉलिनेशन पे नहीं छोड़ना, आर्टिफिशियली क्रॉस कराना है सेम ट्रेट के लिए बट डिफरेंट, सेम चीज सेम कैरेक्टर के लिए बट डिफरेंट ट्रेट के लिए। सेम कैरेक्टर है हाइट, सेम कैरेक्टर है सीड शेप, बट सीड शेप राउंड और रिंकल्ड है, ठीक है। तो उसका आर्टिफिशियल क्रॉस कराना है प्लांट्स का। आर्टिफिशियल क्रॉस करा के F1 जनरेशन आ जाएगी। F1 जनरेशन का सेल्फिंग करानी है, सेल्फिंग करा के तुम्हारी F2 जनरेशन आ जाएगी। और तुम देख सकते हो कि क्या वो रेशियो आ रहे हैं, क्या जो तुमने पढ़ा है वो सही है, क्या वो रेशियो सही आए हैं, हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से तो सही आ रहे हैं। क्या वो रेशियो अब सही आएंगे? अब आ जाओ भाई कंसीडरेशन पे। क्या कंसीडर करना है? जो राउंड शेडेड होमोजाइगस पी प्लांट है उसको हम फीमेल ले लेते हैं। जैसे मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने हाइट को जो टॉल प्लांट थे उनको फीमेल ले लिया था क्योंकि वो डोमिनेंट था, उसको फीमेल ले लिया था। और यहाँ पे हमने राउंड जो डोमिनेंट है उसको फीमेल ले लिया, जो रिंकल्ड है उसको मेल पेरेंट ले लिया। वी नो दैट मेंडल फाउंड राउंड शेप R for a seed is dominant over wrinkle seed shape. Okay, so it is homozygous. The genotype will be RR, capital RR. Okay, we know that recessive trait expresses only when two recessive alleles are together. Therefore, genotype of wrinkle seed would be and will be small rr. We then follow the procedure of cross pollination in selected parents. क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ कराएंगे? सोचो। क्रॉस पॉलिनेशन आपकी कराएंगे F1 जनरेशन को फॉर्म करने के लिए, प्योर लाइन से F1 जनरेशन को फॉर्म करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, बाकी सब जगह सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सो ये क्रॉस देखो, ये भी वैसे ही है, F1 जनरेशन मिली, कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे राउंड सीड दिखे क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगोसिटी प्रेजेंट है। सेल्फिंग इज अलाउइंग सेल्फ पॉलिनेशन इज द सेम ऑन द सेम प्लांट सेम फ्लावर, एंड देन राउंड सीड मिले, ये जीनोटाइप निकला, ये गमीट निकले आर और आर। अब इनका क्रॉस करवाया, सेम जीनोटाइप, ये राउंड सीड के 3 मिले और एक रिंकल सीड का मिला, तो फिनोटाइप हो गया 3:1 और जीनोटाइप हो गया 1:2:1। In above cross between homozygous plant bearing round seed and a plant with wrinkle seeds, the following result will be obtained. All seeds are obtained from F1 will be round only. In F2 generation, the wrinkles reappears and the phenotypic ratio will be 3:1, whereas the genotypic ratio will be 1:2:1. अब कुछ चीजें आपको खुद सॉल्व करनी है बच्चों। इफ अ homozygous plant having green pods is crossed with a plant having yellow pods, what will be the F1 generation? अब पॉट शेप पे आ जाओ, पॉट कलर पे आ जाओ, सॉरी पॉट कलर पे आ जाओ और पॉट कलर को क्रॉस करके सोचो, ठीक है। F1 जनरेशन क्या होगी, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे F2 जनरेशन में। इफ होमोजाइगस प्लांट हैविंग एक्सियल फ्लावर इज क्रॉस, मतलब ट्रेट बदलते जाओ और F1 और F2 जनरेशन के रेशियोज चेक करते जाओ। फिर से रिमेंबर,
इन एन ऑर्गेनिज्म मैनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ये है पी प्लांट में कौन से डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, कौन से रिसेसिव ट्रेट्स हैं। इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और अपने पास याद करने के लिए इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या डोमिनेंट कैरेक्टर है 7 कैरेक्टर्स में से और क्या क्या रिसेसिव है। देखो पॉड शेप में एक होता है इन्फ्लेटेड पॉड, एक होता है कंस्ट्रक्टेड पॉड। इन्फ्लेटेड जो है वो हमारा डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टेड जो है हमारा रिसेसिव है। पॉड कलर में एक कलर येलो है, ओके, एक कलर ग्रीन है। जो येलो है वो रेसेसिव है और जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है। सीड कॉटिलिडन, सीड के जो कलर है, सीड का कलर है कॉटिलिडन का, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। येलो जो है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो रेसेसिव है। हर कैरेक्टर को कौन सी चीज कंट्रोल करती है, पेयर ऑफ अलील। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वन ऑफ द फैक्टर इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेल पेरेंट एंड अदर इज बाय फीमेल पेरेंट। ओके, तभी हमने एक को मेल लिया था, एक को फीमेल लिया था और वहां से गमीट्स आए थे, गमीट्स जो कि फैक्टर्स आए थे और फैक्टर्स ने मिलकर फॉर्म किया था F1 जनरेशन और F2 जनरेशन को। अब एक और कैरेक्टर देख लेते हैं। एक कैरेक्टर है डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो करेगा होमोजाइगस विद राउंड सीड्स, हेट्रोजाइगस विद राउंड सीड्स एंड होमोजाइगस विद रिंकल्ड सीड्स। सीड्स के बारे में अभी हमने करा था कि कैसे कैसे उसका क्रॉस होगा, वैसे ही यहाँ पे सीड शेप का वो होगा। दस ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अलील। यहाँ पे हर अलील जो है वो एक पेयर में प्रेजेंट है, पेयर ऑफ अलील यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर अलील पेयर में शो हो रही है, पेयर दिख रहा है। तो हर कैरेक्टर जो है एक पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होता है। आफ्टर परफॉर्मिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद कुछ क्वेश्चन दिमाग में आए। क्या आए, क्या एक पेयर ऑफ अलील इफेक्ट कर सकती है दूसरी चीजों को, द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न ऑफ अदर पेयर ऑफ अलील्स। अब मान लो जो हाइट की अलील है, क्या वो इफेक्ट करेगी दूसरे जो सीड शेप की अलील है उसको या नहीं। ये क्वेश्चन मेंडल के दिमाग में आया। या फिर एक पेयर जो है वो इनहेरिटेंट होगा इंडिपेंडेंटली इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टू फाइंड आउट आंसर मेंडल ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए और उसको देन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करके वो भी देखा। डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस किए चेक करने के लिए कि दो कैरेक्टर दो ट्रेट को अगर हम लेंगे तो क्या होगा, तीन ट्रेट को लेंगे तो क्या होगा। अब आ जाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन टू हेरिटेबल ट्रेट्स इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। या फिर a cross between two pure parents in which the inheritance pattern of two pairs of contrasting character is considered simultaneously is called dihybrid cross। अब क्या है, दो कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स लेके हाइब्रिड फॉर्म करने को हम क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन टू आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स, दो ऐसे हेरिटेबल और आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स लेंगे जिसको हम क्रॉस करा सकते हैं, जो कि हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर्म करेंगे। या फिर एक क्रॉस ऐसा जो कि प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स में होगा, जिसमें इनहेरिटेंस पैटर्न जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के होंगे, देखे जाएंगे, और जिससे क्या होगा, जिससे ये देखा जा सकेगा कि एक ट्रेट जो है क्या दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस में अफेक्ट कर रहा है या नहीं।
For this first dihybrid cross, Mendel selected a plant having round seed and yellow cotyledons and a female as a female plant. Female plant में क्या करा, round seed और yellow color, और मेल प्लांट में क्या किया, wrinkle seeds और green color, जो कि recessive था. Mendel followed same 3 steps of hybridization, तीनों same step use किए, सिलेक्शन किया, आर्टिफिशियल क्रॉस करवाया, आर्टिफिशियल क्रॉस करा के F1 जनरेशन ली, फिर सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन ली, और F2 जनरेशन में देखा कि क्या रिजल्ट आया. Mendel was expecting 75 round and yellow and 25 wrinkle और green और wrinkle seeds, but क्या हुआ, but was surprised because he found 4 types of seed in F2 generation. अब क्या हुआ, 4 टाइप के सीड मिल गए उसको. उसने तो लिए थे राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, बट उसको राउंड और ग्रीन भी मिल गए और रिंकल्ड और येलो भी मिल गए. आउट ऑफ 4 2 वर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो कि राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन तो मिले, बट राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन जो कि पेरेंट के कॉम्बिनेशन थे, बट जो 2 नए मिले वो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी मिल गए. देखो अब क्या किया, प्योर जनरेशन ली, राउंड और येलो की और रिंकल्ड और ग्रीन की. राउंड येलो से कमीट निकला आर और वाई, एक एक ट्रेड दोनों का, ठीक है. दोनों यहाँ पे फॉर्म किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये हो गई हमारी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में हमें मिले राउंड येलो सीड्स, ठीक है. अब राउंड येलो सीड्स के गमीट निकले. अब ये कैसे निकलेंगे, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके, सो ये 4 टाइप्स के गमीट हमें मिले. 4 टाइप्स के गमीट को अब क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेट कराया. सेल्फ पॉलिनेट करा के ये गमीट्स फॉर्मेशन मिले, गमीट्स मिले. अब गमीट्स को F2 जनरेशन फॉर्म करने के लिए सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे और फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो चेक करेंगे. अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, पनेट स्क्वायर यूज किया. पनेट स्क्वायर यूज करके हमने ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम यहाँ पे फीमेल गमीट लिखा और फीमेल गमीट को अब इसमें क्रॉस करा दिया. अब हमें क्या मिला, अब हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. हमें 4 तरह के प्लांट्स मिले, 4 तरह के सीड्स मिले, जो कि 2 तो पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल थे, जो प्योर पेरेंट थे, जो प्योर लाइन्स थी उनके जैसे आइडेंटिकल थे, और 2 जो थे वो हमारे आइडेंटिकल नहीं थे, बिल्कुल नए थे, जो कि थे रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन. ठीक है, जो ये 2 थे ये नए प्लांट्स फॉर्म हुए थे. और क्या रेशियो था, 9 जो थे 9 हमारे राउंड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन थे, 3 रिंकल्ड येलो थे और एक जो था वो हमारा रिंकल्ड ग्रीन था. और हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो था वो तो और बहुत लंबा चौड़ा सीन था. उसमें क्या था, कैपिटल आर जो प्योर लाइन वाला था वो 1 रेशियो, कैपिटल आर एंड वाई में डिफरेंस स्मॉल वाई 2, 1:2, 1:4:2, 1:1:2:1:2:1. ये हमारा रेशियो था जीनोटिपिक. जीनोटिपिक रेशियो तो इतना नहीं पूछा जाता, बट फिनोटिपिक रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. 9:3:1 जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है. अब देखो बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो से जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं.
फिनोटिपिक राउंड येलो है, मतलब हमारे पास राउंड जो हमारा डोमिनेंट है वो ट्रेट है, और येलो मतलब हमारा दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा, इससे कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे। हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक होगा प्रेजेंट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के दो होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई के दो होंगे, एक 4 जो है वो आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के होंगे। सिमिलरली हम बाकी को कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आ जाएगा 1:2:2:4:1:1:2:2:1। ओके, यहाँ कलर से डिफरेंट कलर से ऑलरेडी दिखा रखा है कि क्या क्या कौन कौन से कलर्स होंगे और कौन से शेप्स होंगे। सो एक्टिविटी है ये कंप्लीट करिए, अपना देखिए कि कैसे फॉर्म होगा, कैसे क्या कैरेक्टर्स होंगे, पनेट स्क्वायर को कंप्लीट करिए, खुद सेल्फ स्टडी करिए बच्चों, सेल्फ स्टडी में जाइए, खुद देखिए कि आपने कैसे पनेट स्क्वायर को क्रॉस करा, क्रॉस करके आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या आया और फिनोटिपिक रेशियो क्या आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज बस इतना ही करेंगे हम, बाकी ये नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने क्या दिए हैं, जिसमें 3 लॉज हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो